नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जम्मू कश्मीर को अगर जानना है, समझना है तो आप न्यूज चैनल्स मत देखिए। जी हां, एक न्यूज पर्सनैलिटी होने के बावजूद मैं आपको ये सलाह दूंगी कि न्यूज चैनल्स मत देखिए, लेकिन हां, जम्मू कश्मीर को समझने के लिए आप या तो कश्मीरियों से बात कीजिए या फिर ऐसे अफसरों को सुनिए जिनकी जिंदगी यहां पर बीती है, जिन्होंने यहां पर सेवाएं दी है। और आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद सर, जिन्हें प्यार से हम सभी लोग एसपी वैद के नाम से भी जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त निकाला और हमें दिया। थैंक यू। सर, अभी तो फिलहाल चुनावों का दौर है कश्मीर में। पहले चरण का हमने चुनाव देखा, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, 61% वोटिंग भी हो गई। लेकिन नोएडा में बैठे कुछ बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार आपस में ये बातें कर रहे थे कि हो सकता है वोटर्स को डराने के लिए कोई आतंकी हमला हो जाए। नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बदलाव है जो कश्मीर में हुआ है। इन चुनावों को, अभी तो 2 चरणों का चुनाव बचा है, कितनी सिक्योरिटी आप टाइट देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह के हालात जम्मू रीजन में बने थे, आपने देखा पिछले 2-2.5 सालों में, जब पाकिस्तान की डीप स्टेट ने रियलाइज़ किया कि कश्मीर में वो कोई बड़ी हरकत नहीं कर पा रहे और टेररिज्म का ग्राफ गिरने लगा। हर पैरामीटर से आप देखें, चाहे सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो, रिक्रूटमेंट हो, इन्फिल्ट्रेशन, हर लिहाज से कश्मीर रीजन में नॉर्मलसी की तरफ 370 हटने के बाद सिचुएशन जा रही थी। तो उनको लगा कि हम कश्मीर में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। हालांकि इवन कश्मीर में उन्होंने एक ट्राई की थी, अगर आपको याद होगा 3-4 साल पहले टारगेटेड किलिंग शुरू की थी। तो टारगेटेड किलिंग एक, उसमें कोई 2 लड़के पिस्टल लेकर जाते थे, किसी मजदूर को हिट कर दिया, किसी कश्मीरी पंडित को हिट कर दिया, टीचर को, आउटसाइडर को, रेडी वाले को, या किसी पॉलिटिकल वर्कर को। लेकिन वो भी मॉड्यूल जो थे वो JNK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको भी दबोच लिया। तो उसके बाद पाकिस्तान की डीप स्टेट ने रियलाइज़ किया कि जम्मू रीजन जो पिछले 15-16 साल से बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इंसिडेंट फ्री था, नॉर्मल था, तो यहाँ सिक्योरिटी गैप्स देखकर, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी फोर्सेस मूव कर गई थी, जब इतने बरसों से यहाँ हालात नॉर्मल थे, तो जब इंडो चाइना बॉर्डर पर थोड़ी टेंशन बढ़ी कुछ साल पहले, तो RR के यूनिट्स यहाँ से चले गए, यहाँ से SOG जो था वो डिफंक्ट सा होने लगा और BDCs ढीली पड़ गई। तो यहाँ उन्होंने देखा कि काफ़ी गैप हैं, सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है जितना कश्मीर में है। तो उसका फ़ायदा लेते हुए पिछले 2-2.5 सालों से जम्मू रीजन को टारगेट किया और शुरुआत उन्होंने रजौरी पुंछ से की। और अगर आपको याद होगा पिछले 2-2.5 सालों में रजौरी पुंछ में एक डिफरेंट टैक्टिक्स के से उन्होंने यहाँ इन्फिल्ट्रेशन करवाई और उनको इसमें जो माउंटेन वारफेयर ट्रेंड लोग थे उनको अंदर भेजा, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स भी हैं और उसमें जो SSG कमांडोज रिपोर्टरली जो उनका एक एलीट यूनिट है उसके लोग भी अंदर आए हैं टेररिस्टों के भेस में। और उन्होंने हमारी आर्मी पिछले 2-2.5 सालों में, अगर आपने देखा होगा, काफ़ी अटैक्स हुए, कैजुअल्टीज़ हुई हमारी फ़ौज की। और जिस दिन प्रधानमंत्री 3rd टर्म का शपथ ले रहे थे, दिल्ली में शपथ ग्रहण चल रहा था, उसी दिन उन्होंने शिव खोड़ी यात्रियों की बस पर हमला किया रियासी डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपको याद होगा। और उसके बाद फिर सीरीज़ ऑफ अटैक्स हुए हीरानगर कठुआ में, बिलावर कठुआ के मशेडी इलाके में, फिर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में, फिर डोडा के इलाके में। तो ये सारे सीरीज़ ऑफ अटैक्स इसलिए किए गए कि जम्मू रीजन को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, सिक्योरिटी गैप्स का फ़ायदा लेते हुए, ताकि फोर्सेस का प्रेशर जो कश्मीर वैली में और इंडो चाइना बॉर्डर पे बना हुआ है वो डाइवर्ट हो, वहाँ से ईज हो प्रेशर और स्प्रेड हो फोर्सेस का, क्योंकि जम्मू रीजन लार्जली हिली है। यहाँ बहुत सारे, आप जानते देखते हैं, माउंटेनियस एरिया है, पीर पंचाल रेंज है, पहाड़ों में
फोर्सेस की बहुत खपत हो जाती है। तो इसलिए जम्मू रीजन को स्पेशली चुना गया और उससे थोड़ा ईज हो जाए, फोर्सेस का स्प्रेड हो, और गवर्नमेंट का जो नैरेटिव था कि 370 के बाद हालात नॉर्मल हो गए हैं, उसको पंक्चर किया जाए। उसके बेसिकली उसको पंक्चर करना चाहती थी डीप स्टेट। लेकिन भारत सरकार लाइटली नहीं लेती है। जब ऐसे हालात बने तो आपने देखा यहाँ आर्मी चीफ को भेजा गया आफ्टर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मेट इन दिल्ली अंडर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। उसके बाद सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ यहाँ आकर उन्होंने मीटिंग्स की अपने ऑफिसर्स के साथ, खासकर JNK पुलिस चीफ और बाकी अफसरों के साथ। उसके बाद बहुत सारे ट्रूप्स मूव किए गए और आपने देखा अब काफ़ी देर से हालात कंट्रोल में हैं और टेररिस्ट बारी बारी एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं। और इसको मद्देनज़र रखते हुए ख़ास, हालांकि जो इलेक्शन के वक्त एक डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट बूथ वाइज की जाती है, उनको हाइपर सेंसिटिव एयर मार्क करके या सेंसिटिव मार्क करके, लेकिन इस बार ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह फेज़ 1 में नॉर्मल बिल्कुल इंसिडेंट फ्री पोलिंग हुई है, आप देखेंगे फेज़ 2 और फेज़ 3 में भी बिल्कुल नॉर्मल, एकदम नॉर्मल पोलिंग होगी और भरपूर होगी। आपने देखा 61% पोलिंग हुई। पार्लियामेंट जब इलेक्शन हुई थी उसमें आई थिंक 58% पोलिंग हुई। उससे पाकिस्तान बौखला गया क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि इतनी 58% एक नॉर्मल पोलिंग परसेंटेज है कंट्री की, रेस्ट ऑफ कंट्री की। अगर इस तरह की पोलिंग हो जाए तो पाकिस्तान को वो बर्दाश्त, उनके पेट में दर्द होगी, क्योंकि वो अपने लोगों को तो डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता है। तो उनको ये था कि असेंबली इलेक्शन में भी इस तरह की पोलिंग ना हो। इसलिए उन्होंने इंसिडेंट करना शुरू किए जम्मू रीजन में, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आपने देखा कितनी भरपूर परसेंटेज पोलिंग हुई। 61% एक बहुत अच्छा परसेंटेज होता है। ये 90s वाला, किसी इलाके में तो 81% तक पहुंच गया। आप देखिए किश्तवाड़ के इलाके हाँ, में exactly. 81% रिकॉर्ड पोलिंग हुई है। तो ये दिखाता है कि लोगों में जो पाकिस्तान और उनके स्टूजीज ये डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं 1990 वाला, वो मुमकिन नहीं है। और जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा सा वक्त है, जम्मू रीजन में जो इंसिडेंट हुए ये भी अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। सर, नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसे समझते हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से चुनावों का ऐलान हुआ, फिर कुछ दल एक साथ आ गए हैं, बाकी बीजेपी अपने यहाँ पर ऐलान कर ही रही है। मोदी जी तो कल ही जम्मू में थे, उनकी रैली भी हमने कवर की थी। इसमें सबसे बड़ा रोल पहला सबसे बड़ा श्रेय लोगों को दूंगा। लोग अगर नॉर्मलसी चाहते हैं तो उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता टेररिज्म की तरफ। हालांकि कुछ ब्लैक शीप्स हैं जो टेररिस्ट की, चाहे पैसे के लालच में, चाहे कोर्शन की वजह से मदद करते हैं। और जैसे जम्मू रीजन में इंसिडेंट्स का स्पर्ट आपने देखा, उसमें कोई ना कोई उनको खाना दे रहा है, कोई उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, कोई उनको पनाह दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है। तो इस तरह कुछ लोग हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज यहाँ के लोग, यहाँ सेटिस्फेक्शन की ये बात है कि जम्मू रीजन में कोई भी लोकल टेररिस्ट नहीं है। और कश्मीर में लोगों ने रियलाइज़ किया कि बहुत ब्लड शेड हो गया, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो चुकी है। कोई घर नहीं है जहाँ जख्मी नहीं है या इंजर्ड किसी ने अपने को नहीं खोया हो। इस वजह से 370 एक हटने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी, आज जो हुर्रियत वहाँ आए दिन बंद काल देती थी, कैलेंडर निकालती थी, सिविल कर्फ्यू लगाती थी, और पाकिस्तान कैलेंडर किस चीज़ के निकलते थे? कैलेंडर निकलता था कि आज आप लाल चौक में इकट्ठे होंगे। अच्छा। जो वायलेंस का प्रोग्राम निकलता था। तो अगर आपको याद होगा बुरहान वानी का इंसिडेंट जब हुआ था, तो हुर्रियत हर दिन ये सिविल कर्फ्यू का वो प्रोग्राम बनाती थी और कैलेंडर्स निकालती थी कि हम क्या
कहाँ इकट्ठे होंगे, कहाँ वायलेंस की जाएगी, कहाँ स्कूल कॉलेजेस बंद किए जाएंगे। तो इस तरह का एक वायलेंस का ही वो निकाला जाता था कैलेंडर। तो उस तरह का सब कुछ आजकल बंद हो गया है। जहाँ 50-60 स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट होते हैं, आज नॉर्मल सी है, एब्सोल्युटली कोई इंसिडेंट नहीं होता है। तो रिक्रूटमेंट बिल्कुल डबल फिगर में आ गई। लेकिन सर ये जो पत्थरबाजी की खबर सामने आती थी, इसमें कुछ लोग ये लॉजिक दिया करते थे, ब्रेन वॉश तो मैं एक समझ पाती हूँ कि एक कारण रहा होगा, लेकिन बीबीसी की मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसमें ये कहा जाता था कि चेकिंग के नाम पर फौज जिस तरीके से घर में घुसती थी उससे वहां के लोग बच्चे परेशान थे, इसलिए ये पत्थरबाजी होती थी। आप समझते हैं कोई ऐसा रीजन था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पत्थरबाजी जो है एक सोची समझी साजिश से की जाती थी। ये इसमें पाकिस्तान अपने स्टूजीज के थ्रू या जो सेपरेटिस्ट थे उनके थ्रू 500 रुपया पर डे हर लड़के पत्थरबाज स्टोन पेल्टर को दिया जाता था। इनको इंस्टिगेट किया जाता था, रेडिकलाइज किया जाता था कि भारत की फ़ौज पर, पुलिस पर आपने पत्थरबाजी करनी है। ये ऐसा वो नहीं होता था। इस एक पूरे प्लान तरीके से किया जाता था। ये कहना कि आर्मी चेकिंग करती है, बहुत सारी जगह पे आर्मी, पुलिस और सीएपीएफ चेक करते हैं और लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जहाँ ऐसे इंसिडेंट होते पत्थरबाजी के होते हैं वो किसी वजह से किए जाते हैं। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उसका रिपोर्ट करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होती है। पत्थरबाजी को जस्टिफाई भी तो करना है ना, तो ये लॉजिक दिया जाता है। और ठीक है, जस्टिफाई हर आदमी आपने देखा किस तरह से टेररिस्ट और उनके जो स्पॉन्सर होते हैं वो हर एक्शन को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। उसके आप चाहे इजराइल हमास का ले लीजिए, कोई भी इंसिडेंट बैटल फील्ड ले लीजिए, वहाँ जस्टिफिकेशन वो भी देते हैं। हमास वाला भी जस्टिफाई करता व्हाई वी आर अटैकिंग। सो जस्टिफिकेशन फिर हर गलत चीज़ की भी है। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ रीज़न। आज वही फौज है, वही सीएपीएफ है, वही जेएनके पुलिस है, आज पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है? तो ये सारा एक साजिश से किया जाता था ताकि हालात को डिस्टर्ब किया जाए। और कितने बच्चों का कैरियर अगर आप देखें, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे, वो बच्चे अपने कोर्सेज मिस करते थे, एनुअल सेशन मिस करते थे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते थे। तो कितना नुकसान, एक जनरेशन का कैरियर ख़राब हुआ, बिज़नेस कितना लोगों का ख़राब हो गया, नॉर्मल बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होती, टूरिज़्म कितना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब जब से 317 हटा है, आप देखिए पिछले 2-3 साल से आपको होटल का कमरा नहीं मिलता कश्मीर में, और अगर मिलता भी है तो 20-20, 30-30 हज़ार रुपया पर रूम। इतनी एक्सपेंसिव होटल्स की रेट्स हैं। तो आप देखिए आज वही लोग धड़ल्ले से बिजनेस कर रहे हैं, शिकारे वाला हो, हाउस बोट वाला हो, ऑटो वाला हो, और हर एक जो शोभा टूरिज्म से लिंक्ड है, हैंडीक्राफ्ट्स वाला है, कारपेट मेकिंग वाला है, हर आदमी उसका फ़ायदा ले रहा है और लोग चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग पाकिस्तान और उनके स्टूजीज के इशारों पर इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे हालात बिगड़ते हैं। लेकिन सर ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हमारे देश में ही, बाहर का तो छोड़ दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद रुपयों के लिए ईमान भी बेच देते हैं और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल देते हैं। ये कितना चैलेंजिंग है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पार पा पाएगी, क्योंकि ये तो सोच का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब कहते हैं कि 2.5 फ्रंट आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ 2.5 फ्रंट क्या, उससे भी ज़्यादा। हमको इतना खतरा पाकिस्तान और चाइना से नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखें, अपने ही लोगों ने भारत को गुलाम बनाया दुश्मन के साथ देकर। जो लोग भारत पर आक्रमण किए वो पहले हमारे जो भी उस वक्त रूलर थे उनसे हार गए, लेकिन
उनमें से किसी ने उस दुश्मन का साथ दिया। चाहे आप पहले आक्रांता जो आए उनका एक एक करके आप देखिए किस तरह से वो आए, चाहे आप ब्रिटिश को देखिए, मुगल देखिए, ब्रिटिश देखिए, अल्टीमेटली हम में से कुछ लोगों ने उनका साथ दिया तभी, वरना मुट्ठी भर इंग्लिश लोगों ने इतनी बड़ी कंट्री को, इतने बड़े देश को, जहाँ जो पूरा यूरोप से भी बड़ा देश है, उसको गुलाम कैसे बनाया। तो हम में से कुछ लोगों ने उनका साथ दिया। तो आज भी वही खतरा बना हुआ है। आज आप देखिए आपके अपने अंदर के लोग ज़्यादा खतरनाक हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आपको पाकिस्तान और चाइना की ज़रूरत नहीं है। पहले जो आपके अंदर लोग हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं कुछ पैसों के लिए, जो देश को तोड़ने वालों के साथ देते हैं, और जो इंटरनेशनल फोर्सेस या वो लोग जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनका साथ देने वाले हैं, ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनका पब्लिक शेमिंग होना चाहिए। हर भारतीयों को हर टाउन में इनका खासकर आप देखिए बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं, बहुत सारे इस्लामिस्ट हैं, बहुत सारे मार्क्सिस्ट हैं, आप में लिबरेंडो ब्रिगेड है, ये सब लोग भारत को चंद फायदों के लिए, चंद पैसों के लिए बेचने के लिए तैयार हैं, और अपना कोई आइडियोलॉजी को लेकर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। वामपंथियों की सोच तो सबको पता है सर, लेकिन राहुल गांधी की उस तस्वीर का क्या करें जिसमें वो इल्हान उमर के साथ नजर आए। मुझे लगता है वो तस्वीर आपने देखी होगी। बिल्कुल देखी। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और अगर आप इल्हान उमर से मिलते हैं तो कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते हैं, जब मैंने सवाल पूछा कि क्या मतलब था उनका मिलने का, तो उनका ये कहना था कि क्यों नहीं मिल सकते, किसी की विचारधारा वो अपने दिल पर थोड़ी ले रहे हैं, वो खड़े हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। देखिए मैं जनरली पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता, बट एज ए सिटीज़न मैं ज़रूर कहूँगा कि राहुल, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को पता नहीं है कि इल्हान उमर कौन है, बिल्कुल उसकी क्या सोच है। वो पाकिस्तान डीप स्टेट के स्पॉन्सर पर पीओके में गई और उसने क्या स्टेटमेंट दिया, फंडिंग पाकिस्तान ने की, फंडिंग पाकिस्तान, और वो हर उसका हर मूव जो है वो भारत को तोड़ने का होता है। ऐसी औरत से मिलने का राहुल गांधी का मुझे एक कारण बताइए जिससे राहुल गांधी भारत का भला करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ। वो बांग्लादेश का जो क्या नाम है जर्नलिस्ट, उसका मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, वो हमेशा भारत के खिलाफ अमेरिका में कैंपेन चलाता है। उसको राहुल गांधी को मिलने का क्या कारण है? और ऐसे लोगों को आप जॉर्ज सोरोस तो सब जानते हैं। आज यूरोप कह रहा है कि यूरोप के हालात, मैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था, वहाँ सब बहुत सारे देश के, पोलैंड, हंगरी, उन्होंने कहा कि आज यूरोप की जो हालात बने हुए हैं वो सोरोस की वजह से। और सोरोस तो ओपनली कहता है भारत को मैं गवर्नमेंट वो अपने आप को भगवान मानता है। वो तो पैसे बकायदा आंकड़ा बताता है कि इतने बिलियन डॉलर मैं लगा दूंगा, अब भारत को मैंने बदलना है। अब ऐसे आदमी, वो राहुल गांधी सोचते हैं कि मुझे ये गद्दी पे बैठाएगा। आई एम सॉरी, आई बैक टू डिफर विद हिम। मुझे उनके सोच पर तरस आता है। राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी भारत का उनको गद्दी पे बैठाएगा, सोरोस नहीं बैठाएगा। सोरोस नहीं डिसाइड करेगा कि भारत का रूलर कौन होगा। तो राहुल गांधी को उतना ध्यान लोगों पर देना चाहिए, और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बने, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, गुड विशेस हैं, लेकिन वो काम करें जिससे देश का भला होता है, ना कि वो चीज़ें करें जिससे देश का टुकड़े टुकड़े होते हैं, और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर आप भारत का अच्छा नहीं कर रहे। और लोग देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने चाइना के साथ पार्टी बेसिस पर क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, पब्लिकली बताइए ना लोगों को। आप ऐसे मूव्स करते हैं जिससे लोगों के दिल में शक आता है। तो आपको या तो क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है मैं इल्हान उमर को मिला तो मेरा मिलने का पर्पस ये था। और सर इल्हान उमर से मुलाकात हुई और उसके बाद मैंने किसी बड़े कांग्रेसी लीडर से ये जवाब मांगा था जो मैंने आपको बताया,
और फिर मैंने उनसे कहा कि जयशंकर का वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने तपाक से कहा कि हाँ तो वो जेस्चर गलत था, हम यहाँ पर किसी को बुला रहे हैं तो हमें उनकी अवगत करनी चाहिए। खैर 30-40 साल पीछे चलते हैं सर, आप तो यहाँ कश्मीर में ही पैदा हुए हैं, अब कहाँ से हैं सर आप? जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का रहने वाला। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपना बचपन भी बिताया ही होगा। और अगर मैं 1990, 80 और उस वाले दौर की बात करूं, तब कश्मीर की गलियां, जम्मू की गलियां कैसी थी और अब आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या उस दौर में भी ये सारी चीजें थी या तब नॉर्मल था या आतंकवाद चरम पर था? उसमें और अब में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस, अगर आप इलेबोरेट कर पाए तो। बहुत लंबा जवाब हो जाएगा इसका, बट ब्रीफ में ये बताऊंगा कि कश्मीर में 87-88 से पहले हालात डिस्टर्ब्ड रहते थे, लेकिन इस तरह का टेररिज्म नहीं था। वहाँ अल फतह हुई पहले 47 में, अगर आपको याद होगा, कबालियों को पाकिस्तान ने भेजा कब्ज़ा करने के लिए। उसके बाद 65 में रेडर्स भेजे गए, 71 में भी वो नाकाम रहा और अल्टीमेटली आपने देखा पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना और 93,000 उनके सैनिकों ने सरेंडर किया भारत की फ़ौज के सामने। तो जब पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि हम भारत की फ़ौज से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने ये ऑपरेशन टोपैक, जनरल ज़ियाउल हक उस वक़्त वहाँ के आर्मी चीफ कम प्रेसिडेंट थे, और जनरल ज़िया ने ये ऑपरेशन टोपैक का सोचा कि बजाय बाहर से भेजने के हम कश्मीर के अंदर के लड़कों को पाकिस्तान लाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको रेडिकलाइज करेंगे, उनको हथियार देंगे और वापस भारत में भेजेंगे। और उनको कहा गया कि आप अंदर जाकर डिस्टर्बेंस पैदा करिए और फिर पाकिस्तान की फ़ौज आएगी आपकी मदद के लिए, जो मुझे कई टेररिस्टों ने इंटरोगेशन के दौरान बताया 90s में। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सब झूठा वायदा था, पाकिस्तान की फ़ौज कभी भी नहीं आई और ना आ सकती है। उनको मालूम है वो इंडियन फ़ौज को फेस नहीं कर सकते। तो ये इस ऑपरेशन टोपैक के तहत उन्होंने 87-88 के बाद टेररिज्म की तरफ ये जो हालात पैदा करना शुरू किए। और उससे पहले अल फतह एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सेपरेटिस्ट टाइप थी, वो बनाई गई, वो भी सारे पकड़े गए। ये 70s और 80s की बात है। तो इस तरह की पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहता। कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट फीलिंग, अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं बताऊँगा, शेयर करूँगा, एक सेंस ऑफ सेपरेटिज्म शुरू से पैदा की गई। जब से कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तो तब से ये एक फीलिंग थी कि हम सेपरेट हैं। अगर आप कश्मीर जाते थे, वो बात जम्मू में नहीं होती थी। जम्मू इज़ लाइक एनी अदर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर वैली एक डिफरेंट, वहाँ ना माइंडसेट बनाया गया कि आप डिफरेंट हो। अगर आपको याद होगा 70s में 80s में कश्मीर कोई जाता था तो वो उनका सवाल होता था, आप इंडिया से आए हो? तो बहुत सारे हम जो भारत से लोग जाते थे उनको लगता था यार ये इंडियन नहीं है क्या। एक ऐसा लोगों में दैट हम डिफरेंट है ना, तो वो फीलिंग रही है। लेकिन उसको पॉलिटिशियंस ने एक्सप्लॉइट किया गया बहुत। उसको ये 370 को इस्तेमाल किया जाता था ऐसी ही सेपरेटिस्ट फीलिंग को पैदा करने के लिए, और उसका दुरुपयोग मैं कहूँगा किया गया, ताकि लोगों को बजाय ये बताने कि आप भारत का हिस्सा हो, आप भारत एक महान देश है, महान संस्कृति है, आप इसी का हिस्सा सदियों से रहे हो, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं बताता। वो ज़रूर बताते थे कि आप इलादा हो, भारत इलादा है, मतलब तोड़ने की कोशिश करते थे। तो लेकिन फिर ये दौर स्टार्ट हुआ जब 84, 85, 86 में अनंतनाग में एंटी हिंदू राइट्स हुए थे। एक वो ऐसा दौर था। उसके बाद 87, 88 के बाद ये ऑपरेशन टोपैक स्टार्ट हुआ,
जिसके तहत ये सारा टेररिज्म स्टार्ट हुआ। और फिर 90s में तो ऑल हेल ब्रोक, एंड 90s में तो इतनी बुरी हालत हो गई कि पूरा ही कोलैप्स कर गया, क्योंकि इस तरह का जो कोवर्ट वॉर इसको कहना चाहिए, जो पाकिस्तान का प्लान था, इसके लिए कोई मेंटली तैयार नहीं था। और पुलिस तो इसको हैंडल ही नहीं कर सकती थी, बिकॉज पुलिस का नॉर्मल पुलिसिंग का काम होता है। अगर आपने देखा होगा, आप नोएडा से हैं, नोएडा की पुलिस का काम होता है, कहीं मर्डर हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं चोरी हो गई, तो आप जाते हैं मौके पे, उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं और जज साहब के सामने कोर्ट में रखते हैं। ये नॉर्मल पुलिसिंग का काम होता है। लेकिन ये जो ऑपरेशन टोपैक के तहत जो एक कोवर्ट वॉर लॉन्च की गई, उसके लिए कोई भी पुलिस तैयार नहीं होती। इनफैक्ट जिस तरह के हथियार AK-47 शुरू जो पहला ग्रुप आया 70 टेररिस्ट का ट्रेन होके, वो AK-47 JNK पुलिस ने देखी ही नहीं थी। आपके पास 303 राइफलें होती थी, आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं होती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट पटके नहीं होते थे, आपके पास गाड़ी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती थी, तो यू वर नॉट इक्विप्ड फॉर दिस। तो एकदम इस तरह का फिर भी JNK पुलिस ने वो जो पहला बैच 70 लोगों का आया, उसको अरेस्ट किया मोस्टली उनको। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, आई थिंक राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ JNK में फारूक अब्दुल्ला CM थे, और यहाँ उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। ठीक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपनी लोकल मजबूरियाँ होती हैं, तो नेचुरली बिकॉज ही हैज़ टू गो टू पीपल। लेकिन क्या ये भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि एक आपका दुश्मन मुल्क 70 लोगों को ट्रेन करके हथियार दे के भेजता है पाकिस्तान से यहाँ, और आप उनको पुलिस पकड़ती है और आप उनको छोड़ देते हो। वही लोग सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स बने। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था। और इसी तरह दूसरा ब्लंडर, जब रुबैया सैयद, जो मुफ्ती सैयद यूनियन होम मिनिस्टर थे, बाद में CM बने JNK के, उनकी बेटी रुबैया सैयद का किडनैपिंग के बाद जो 5 टेररिस्टों को छोड़ा गया, उस वक्त कश्मीर में माहौल बन गया, टेररिज्म को और हवा दी। वहाँ लगा कि ए हैंडफुल ऑफ यंग कश्मीरी बॉयज विद AK-47 राइफल्स ब्रॉट डाउन द माइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इट्स नीज। ऐसे लगा कि भारत देश को घुटने पे लाया। आपने यूनियन होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप किया, और उसके लिए आपका फैसला ये किया आपने कि 5 टेररिस्टों को, कमांडर्स को छोड़ दिया उस बेटी को छुड़ाने के लिए। ठीक है, हर एक को अपनी बेटी प्यारी होती है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बुरा, उसको छुड़ाना हम सबकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो बहुत भारी पड़ा। उसका इफेक्ट कश्मीर की सिचुएशन पे बहुत बुरा पड़ा। तो इस तरह के ऐसे पॉलिटिकल ब्लंडर्स हुए हैं जिनका असर बहुत, जिस तरह अजहर मसूद, मैं आने वाली थी अजहर मसूद। सर, ये टेररिस्ट को पकड़ने का कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये देखिए, ऐसा है, उस वक्त अजहर मसूद को पकड़ा गया, और वो यहाँ कोट बलवाल जेल है जम्मू के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ वो लॉज था। वहाँ और भी बहुत सारे टेररिस्ट थे, हाई सिक्योरिटी प्रिजन है वो। इसी तरह मुश्ताक लटरम, एक डाउनटाउन कश्मीर का, श्रीनगर का टेररिस्ट था, बड़ा नोटोरियस। और एक तीसरे का नाम था उमर शेख। तो इन तीनों को छोड़ना पड़ा जब वो नेगोशिएशन हुई कंधार हाईजैकिंग में। आई थिंक पहले तो वो बहुत ज़्यादा नंबर्स मांग रहे थे, लेकिन हमारे नेगोशिएटर्स ने बहुत अच्छा उनके साथ बातचीत की। अल्टीमेटली फैसला हुआ इन 3 टेररिस्टों को छोड़ना पड़ेगा। तो अजहर मसूद बहुत डेंजरस आदमी था, एक दानव था, एक राक्षस था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी ड्यूटी लगाई गई कि दिल्ली से स्पेशल प्लेन आ रहा है, और एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट आदमी, फंक्शनरी आ रहे हैं, वो उसको लेने के लिए।
उस वक्त हालांकि जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ डॉक्टर फारूक, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो नहीं मान रहे थे छोड़ने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली द सीन ये हुआ कि अगर उनको 180 या 190 यात्रियों को अगर उनको छुड़ाना है, क्योंकि वो कंधार में था, तो आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, इन 3 टेररिस्टों को। हम सब जानते थे कि आज़र मसूद जैसा डेंजरस टेररिस्ट को छोड़ा जाए तो ये बहुत ख़तरनाक होगा, और वो बाद में वही हुआ जो हमारी एप्रीहेंशन थी, और हज़ारों की मौत का कारण बना। पार्लियामेंट पे अटैक उसने करवाया, असेंबली पर अटैक उसने करवाया, आपने देखा पुलवामा अटैक उसने कराया, बहुत सारे मुंबई कितने अटैक्स उसकी वजह से हुए, और हज़ारों लोग अपनी जान खो बैठे। लेकिन वो ऐसा काम था जो मुझे करते हुए बहुत तकलीफ़ हुई, दिल पर बोझ था, और मैं आज तक उसका मेरा मन करता था कि उसको जिंदा नहीं भेजा जाए, लेकिन मजबूरी थी, ऊपर से ऑर्डर था। भारत सरकार के उस वक़्त वो ऑर्डर थे। लेकिन उसके बाद एक अनरिटन डिसीजन है सिक्योरिटी फोर्सेस का कि आज़र मसूद जैसे लोगों को हम पकड़ते नहीं, अब नहीं पकड़ते, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसे लोगों को जेल में डाल के फिर वो उनके लिए वकील आपके ही देश के खड़े हो जाते हैं। आपने देखा वो जो मुंबई अटैक में जिंदा पकड़ा गया था कसाब, फिर उसके लिए बिरयानी कौन सी जाएगी वो भी डिसाइड होता था। इस तरह का वो अदालतों के आर्डर लाते हैं, इस तरह के फिर वो उसको छुड़ाने के लिए अटैक होते हैं, इस तरह की हाईजैकिंग होती है। तो अब आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, वी डोंट कैच दैम। सर उस दौर को लेकर जब जैसे अभी एक वेब सीरीज आई कंधार हाईजैक को लेकर, तो लोगों ने एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को याद किया और कहा कि ये डिसीजन 176 यात्रियों के लिए, उनके परिवारों के लिए लिया गया था, उस वक्त की ये मजबूरी रही होगी। लेकिन लोग आज से कंपेयर करते हैं कि अगर मोदी सरकार में ऐसा कुछ होता तो कुछ और डिसीजन लिया जा सकता था। आपको क्या लगता है कि अगर ये सीन मोदी गवर्नमेंट में हो तो इस तरीके से इतनी आसानी से उसको जाने दिया जाता है या कुछ और ऑप्शन निकाला जा सकता है? देखिए, वाजपेयी जी बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे, इसमें कोई शक नहीं, हम पूरे देशवासी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात उस वक्त थे, आप तो शायद उस वक्त नहीं होंगी, छोटी होंगी, लेकिन मेरे जैसा आदमी ने वो सब देखा है। ये 99 की बात है, दिसंबर 99 की, और किस तरह से उनके रिश्तेदार, जिनके लोग उस जहाज में थे, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रही थी। देखा सर मैंने, लेकिन टीवी पर कैसे रोते थे वो लोग, किस तरह से प्रोटेस्ट, और गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया गया। दूसरा, हमारी उस वक्त ऐसी पॉलिसी भी नहीं थी कि नो कंप्रोमाइज, जिस तरह यूएस, इजराइल, नो कंप्रोमाइज विद टेररिज्म, वो मैं समझता हूँ आज वो स्थिति नहीं है आज की। और उस वक्त हमारे पास इस तरह जो जहाँ कंधार इसको लिया गया, वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट थी, तालिबान के साथ हमारा कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल से उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया गया, और तालिबान सपोर्ट नहीं करती थी। आज अगर आज वैसा होता, आज भारत के पास कैपेबिलिटी है। आज मोदी सरकार पहले तो नेगोशिएट नहीं करेगी टेररिज्म के साथ, और हमारे पास आज वो सक्षम भारत है, वो कैपेबिलिटी है कि हम वहाँ जाकर भी उसको छुड़ा के ला सकते हैं। उसके लिए ना हमारे पास उस वक्त रिसोर्सेज थे। लेकिन गलती मेरा कई बार, जब लुकिंग बैक, कई बार लगता है कि उस जहाज़ को अमृतसर से नहीं जाने देना चाहिए था, क्योंकि वो जहाज़ अमृतसर में लैंड किया, और उस वक़्त पंजाब पुलिस, मेरे लिए कहना बहुत आसान है आज, लेकिन उस वक़्त जो लोग थे वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए, उनको जवाब देना चाहिए देश को। लेकिन जो मैंने सुना है, उस वक़्त पंजाब पुलिस के कमांडोज रेडी थे, पंजाब के डीजीपी जो उस वक़्त थे उन्होंने कहा हम तैयार हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जो दिल्ली में बैठता है, ऐसी स्थिति जब होती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप डिसाइड करता है। लेकिन वो उस वक़्त फैसला नहीं ले पाए कि रनवे को ब्लॉक कर दिया जाए, जहाज़ को उड़ने ही नहीं दिया जाए। क्या कर लेते वो सर? लेकिन टाइम पर इनपुट मिल गया था,
बिल्कुल मिल गया था। जब वो लैंड कर गया तो पता था ना सबको। जब लैंड कर गया अमृतसर में तो एवरीवन इन द कंट्री न्यू, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ऑल पार्टी मीट प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई, उसमें सोनिया गांधी सभी लोग थे। उन ऑल पार्टी मीटिंग का जो मैंने सुना है, उनका डिसीजन था कि सारे यात्रियों को छुड़ाना चाहिए बिना ब्लड शेड के। टेररिज्म से जब आप डील करो, ब्लड शेड के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। ऐसा इसी तरह पंजाब के उस वक्त के डीजीपी ने कहा कि मैंने, जो उस वक्त सीएम थे पंजाब के, प्रकाश सिंह बादल थे शायद, उनसे बात की। उन्होंने कहा मुझे अमृतसर एयरपोर्ट पर ब्लड शेड नहीं चाहिए। तो तब आप फिर कमांडो एक्शन नहीं कर सकते। कमांडो एक्शन करते 2, 4, 5, 10 मर जाते, लेकिन बाद में आपके हजारों मरे। और मैं समझता हूं एक बार आपके कंट्री से वो चला गया, फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहा। वो जाना नहीं चाहिए था। वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने क्यों नहीं ली वो बेहतर जानते हैं, मैं नहीं, मैं उस वक्त था नहीं मैं। लेकिन आज रेट्रोस्पेक्टिवली सोचता हूं कि भारत से उस जहाज़ को नहीं उड़ने देना चाहिए था। उसके लिए जो भी करना पड़ता, चाहे कैजुअल्टीज, टेररिस्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास शायद शार्प एज वेपन ही था। बाद में कहते हैं जब वो लाहौर में लैंड किया तो वहाँ किसी ने बैग दिया, आईएसआई ने उनके हाथ में, उसमें वेपन थे। ये कहना है, इस कंफर्म न्यूज़ नहीं है। इवन इफ वेपन थे तो कितने लोगों को मार सकते थे। कमांडो एक्शन किया जाता, उनको उड़ने नहीं दिया जाता, तो आज बहुत सारी जानें बचाई जा सकती थी। ठीक है, एक्शन के दौरान कुछ कैजुअलिटीज हो जाती। बिल्कुल सर, मसूद अजहर का हम जिक्र कर रहे हैं। जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, जो धुंधली धुंधली तस्वीरें जो न्यूज़ चैनल्स दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसका चेहरा साफ नहीं दिखता जिस वक्त वो जा रहा है। तो आप तो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, तो वो ढका गया था, वो कोई प्रोटोकॉल था? जी बिल्कुल प्रोटोकॉल था। मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए उसको ओवर असिस्ट करता था। वो अपने आप को बड़ा दादा समझता था और अच्छा। वो मंकी कैप पहनने के लिए तैयार नहीं था जो उसको पहनाई जा रही थी। तो मैं जब मेरे सामने लाया गया तो मैंने दोनों अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा, इसको मुर्गा बनाइए और इसको पहनाइए और इसके हाथ पीछे बांधिए। और फिर उसको जिप्सी के पीछे डाला गया और चारों तरफ गनमैन रखे गए और फिर उसको लिया गया। लेकिन बाहर बहुत मीडिया था, वो मीडिया ने वहाँ से कोट बुलवाल जेल से, जो जम्मू की टेक्निकल एयरपोर्ट है जहाँ जहाज़ आया था दिल्ली, एक सीनियर ऑफिसर आए थे तो वो वेट कर रहे थे। तो वहाँ तक पहुँचने में कोई 15-20 किलोमीटर है। पूरा रास्ते में मीडिया फॉलो कर रहा था, तो लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए था। वो इंश्योर किया और उसको प्रॉपर्ली हवाले किया। उस टाइम सर एक रिग्रेट भी होगा कि एक आतंकवादी को मैं लेकर जा रहा हूँ, एक गुस्सा भी होगा अंदर से। गाली वाली आपने दी ही मसूद अजहर को, क्योंकि मैंने सुना है कि जब पुलिस कभी ऐसे अपराधियों को पकड़ती है तो अपनी भड़ास निकाल लेती है। उस वक्त पे आपको कुछ गुस्सा था? मेरा मन तो करता था इसको मार दिया जाए, लेकिन मजबूरी थी और दिल में एक बोझ आज भी है, क्योंकि उस एक्शन की वजह से हज़ारों लोग मरे और जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन देश के लिए कई बार ऐसे काम करने पड़ते। खैर 1990 का सर हम जिक्र कर रहे थे और हम चले गए थे फिर टेररिज्म पर। मैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे जितना मैं पढ़ पाई, समझ पाई, मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए अब तक की सरकारों ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन वो सेटलमेंट, वो सुकून अब तक उनके दिल में नहीं है। 17% सिर्फ कश्मीरी हिंदू हैं जिनको उनके घर यहाँ पर मिल पाए। उनके घर तो नहीं कहेंगे, उनकी ज़मीन मिल पाई है। 62,000 फैमिलीज को यहाँ से एक तरीके से पलायन करना पड़ा था। 7 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा था। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक इंसाफ हुआ है। आपको क्या लगता है कब तक इंसाफ होगा और एक्चुअल में उनको क्या मिलना चाहिए कि उनके दिल की जो टीस है वो थोड़ी कम हो सके? खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो सके। देखिए, जहाँ तक कश्मीरी हिंदुओं का सवाल है, उनको इंसाफ नहीं मिला, वो सही बात है। और उनको सब, मैं समझता हूँ भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को उनके लीडरशिप से बात करनी चाहिए और वो सॉल्यूशन ढूंढनी चाहिए जो उनको एक्सेप्टेबल हो, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने सेटल होना है। तो उन सब के 3-4 ग्रुप हैं, उन सबको बुलाकर उनकी लीडरशिप से बात करके इसका हल निकालना चाहिए
क्योंकि ये एक ऐसा ब्लॉट है कंट्री के चेहरे पर कि अपने ही देश में ओरिजिनल कश्मीरी इनहेबिटेंट्स को देश निकाला हो गया। और इसके लिए जम्मू कश्मीर और भारत हमेशा इसमें गिल्टी फील करेगा और इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट में वो 2 बार गए कि हमारे केसेस का वो नहीं हुआ, और हाईएस्ट कोर्ट कहती है कि इतने साल हो गए, तो क्या किसी ने अगर कत्ल किया हो तो अगर उसमें 30-35 साल निकल जाएं तो कत्ल माफ़ हो जाता है क्या? तो ठीक है, एविडेंस आज मिलना मुश्किल है, बट स्टिल एटलीस्ट जिनोसाइड डिक्लेयर करना चाहिए। एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए, उसमें ये सब अपनी बातें बताएं। इनको कुछ मिले ना मिले, एटलीस्ट ए सेंस ऑफ वो होगा कि हमें इंसाफ की तरफ भारत सरकार और जुडिशरी ने कोशिश की, तो वो ज़रूर करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो सॉल्यूशन इनको एक्सेप्टेबल हो इनको मिलनी चाहिए, इनके साथ बातचीत करके, चाहे उसमें जो कुछ एरिया को एयर मार्क करना पड़े या जो भी वट एवर विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज़, उसका इनको एक सेपरेट टेरिटरी देनी है या इनको लोगों के बीच में रहना, क्या वो मुमकिन है? हालात जब तक लास्ट गन रहेगी, कश्मीरी पंडित्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेन ए टारगेट। तो उसको कैसे फेस किया जाए, इसका हल निकलना चाहिए। सर, बहुत सारे आतंकवादियों के साथ आपने इंटेरोगेशन किया होगा। कभी किसी ऐसे आतंकवादी से इंटेरोगेट हुआ है जो फंसा हुआ हो, आपको लगा हुआ हो, जिसको देखकर आपको लगा हो कि ये फंस गया है, ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है, ब्रेन वॉश्ड के चक्कर में फंस गया? बिल्कुल, देखिए बहुत सारों को सैकड़ों की तादाद में इंटेरोगेट किया, और बहुत सारे ऐसे लड़के भी पाकिस्तानी और पीओके के होते थे जो जेलों में होते थे, पाकिस्तान की जेल में होते थे। अच्छा। और उनको बेसिकली क्रिमिनल हिस्ट्री होती थी, किसी ने मर्डर किया, किसी ने रेप किया, किसी और तरीके से अगर वो जेल में है, तो आईएसआई क्या करती है कि उनको रेडिकलाइज करती है, उनको ले आती है कि आपको छुड़ा देंगे जेल से, और आपको हम आप जिहाद के लिए कश्मीर में जाइए, भारत में जाइए, और आप उससे ये जो आपकी सज़ा है ये माफ़ हो जाएगी। इस तरह का गुमराह बच्चों को करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लगते हैं, क्योंकि ये भी किसी के माँ बाप का बच्चा है, यंग लड़कों को गुमराह किया जाता है, तो वो बिल्कुल ये पॉसिबल है, बहुत सारे हैं ऐसे। सर, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में मोटे मोटे तौर पर क्या बदला? क्योंकि जो कश्मीर से बाहर बैठे हुए लोग हैं, जम्मू कश्मीर से, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। एज अ टूरिस्ट, जैसे मैं कश्मीर गई घूमने अब से 2 साल पहले, तो मुझे लगा कि क्या क्या सुना था कश्मीर के बारे में, यहाँ तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पूरी फौज तैनात है, गश्त हो रहे हैं, लोग अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी लगी। लेकिन अभी भी जो लोग बाहर बैठे हैं वो समझना चाहते हैं कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप समझा पाएँ क्या बदला है। सबसे पहले जो डर का माहौल था वो कम हो गया। जो मैं बता रहा था आपको, कैलेंडर हुर्रियत का निकलता था वो बंद हो गया, पत्थरबाजी बंद हो गई, स्कूल कॉलेजेस जो बंद होते थे, आए दिन हड़तालें होती थी, सिविल कर्फ्यू, वो बंद हो गए। जो कश्मीरी पहले बाहर निकलता था उसको मालूम नहीं था कि मैं वापस शाम को आऊँगा कि नहीं आऊँगा, उसका बच्चा स्कूल गया है, क्या वो वापस शाम को ठीक ठाक आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें बदल गई। आज जिस लाल चौक में आए दिन ग्रेनेड फटते थे, फायरिंग होती थी, आज वहाँ आपने देखा लाल चौक बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना है, और जो 6 बजे 5-6 बजे बंद हो जाता था, आज वो 9 बजे तक 11 बजे तक खुला होता है रात के। तो ये सारी चीज़ें तब्दील हुई। आप डेवलपमेंट पुश जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, आप IITs, IIM, 2 एम्स, मेडिकल कॉलेज जो 4 थे आज एक डजन है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब एजुकेशन हब बन रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई, उससे डेवलपमेंट पुश में फ़ायदा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया,
किया जा रहा है। आप देखें हाईवेज बन रहे हैं, पुल्स बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, इस तरह का ये सारा कश्मीर का नक्शा बदल रहा है। ये सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। आप लाखों लोग जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी आए थे, गोरखास थे, जो उनको सिटीज़नशिप डिनाई की गई थी, 317 हटने से वो नेचुरल सिटीज़न बने। बहुत सारों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो नहीं मिलती थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो मिलने लगी। बहुत सारे लॉज जो भारत के सिटीजन्स के लिए वेलफेयर स्टेट होने के बाद नाते उनको फ़ायदे थे, वो डिनाई किए गए JNK को, वो सारे लॉज एप्लीकेबल हुए। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीमों का फ़ायदा जम्मू कश्मीर को हुआ। सर, जब मुझे पता लगा कि आपका इंटरव्यू करना है तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और वहाँ पर मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें मैंने पढ़ा कि किस तरीके से आप पर भी हमला हुआ था। और अगर मैं देख पा रही हूँ, आपका ये जो उंगली है, ये पूरी इसकी सर्जरी वगैरह हुई है। अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, बताएं कि एक्चुअल में कैसे सब चीज़ें हुई। देखिए, 23 मार्च 1999 की बात है। मैं DIG बारामूला रेंज, बारामूला कुपवाड़ा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर वैली के, मैं वहाँ का रेंज DIG था। और मैं उस वक़्त IG कश्मीर का चार्ज मेरे पास था। तो मुझे श्रीनगर में रहना था और वहीं रात को रुकना था 4-5 दिन के लिए। तो लेकिन किसी वजह से मुझे वापस जाना पड़ा बारामूला रात को। तो रात को जब ट्रैवल कर रहे थे तो 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, 23 मार्च 1999। तो सर्दियों, वहाँ मार्च में सर्दियाँ होती हैं कश्मीर में, और अंधेरा जल्दी होता है। हल्की सी बारिश हो रही थी। तो एक पुतखा गांव है सोपुर क्रॉसिंग से 1 किलोमीटर पहले, वहाँ टेररिस्टों ने वायरलेस सेट पे मेरी मूवमेंट इंटरसेप्ट की। उनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने गांव खाली कराया पुतखा, और दोनों तरफ सड़क के जो दुकानें थी उसके ऊपर UMGs फिट की थी। और जब UMG सर, यूनिवर्सल मशीन गन, तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ी में मैं था, एम्बेसडर गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है अगेंस्ट AK-47, लेकिन UMG रिपीट फायर करती है, वो बुलेट प्रूफ को भी पंक्चर कर देती है। तो आगे JNK पुलिस का एस्कार्ट था, उस पर फायर हुआ, वो निकल गया। उसके बाद मेरी गाड़ी आई, उस पर सैकड़ों गोलियां आईं, और उसमें से एक गोली ड्राइवर को लेफ्ट कंधे से कट, यहाँ से पंक्चर कर गई, और फ्रंट शीशे जो बुलेट प्रूफ शीशा था उसको क्रॉस कर गई, क्योंकि रिपीट फायर था। दूसरी गोली आई, उससे ये मेरा हाथ पूरा कट गया, रिकन्स्ट्रक्ट किया है, ये पिन पर खड़ा है, ये हड्डी शैटर हो गई। तो इसको यहाँ से मांस लिया गया, इसमें 2-3 महीने की सर्जरी हुई। उसके बाद ये जो उन्होंने ग्रेनेड मारे, एक स्प्लिंटर ग्रेनेड का लेफ्ट विंडो से निकलकर मेरे स्कल में एम्बेड हो गया। लकी ये था कि वो ब्रेन को डैमेज नहीं किया, वो स्कल के अंदर। तो मुझे फिर वहाँ से भी, अभी 10 किलोमीटर था बारामूला, तो मेरा एप्रीहेंशन थी कि कहीं ब्लीडिंग से डेथ ना हो जाए। इतनी देर में एक टेररिस्ट मुझे किडनैप करना चाहता था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो दरवाज़ा लॉक था, तो वो खोल नहीं पाया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मी कहानी है। हाँ, वो दरवाज़ा खोल नहीं पाया बिकॉज वो लॉक था। तो इतनी देर में मैंने ड्राइवर को इंजर्ड हाथ से कहा कि गाड़ी निकालो यहाँ से, क्योंकि मुझे याद आया सिखलाई में नेशनल पुलिस अकेडमी में बताया गया था, जब भी आपका एम्बुश हो, आपको मालूम नहीं दुश्मन कहाँ है, क्योंकि अंधेरा है, आपको मालूम, तो आपको वहाँ बेस्ट तरीका है वहाँ से निकलना। तो मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी निकालो, क्योंकि गाड़ी रुक गई थी, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया थी गाड़ी उसके, जब गोली लगी। उसका स्टीयरिंग पर हाथ था, तो गियर पर। तो उसके बाद जब मैंने उसको इंजर्ड हाथ से पुश किया, तो उसने कोशिश की इंजर्ड हाथ से गियर लगाने की, और वो जब गियर लग गया तो गाड़ी खिंच गई। और फिर तो रीइंफोर्समेंट आ गई, और मुझे हॉस्पिटल लिया गया, वहाँ सर्जरी हुई। और खैर वहाँ तो इनफैक्ट लोकल एनेस्थीसिया नहीं था, और जिस तरह बोरी को सीते हैं ऐसे सिया उन्होंने। और उसके बाद आर्मी के जनरल आ गए, DC SSP सभी आ गए। उन्होंने मुझे रात को डिप्लॉयमेंट करके 92 बेस हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जहां ये मेरा स्प्लिंटर स्कल से निकाला गया। कितना टाइम आपको लगा प्रॉपर रिकवर होने में, क्योंकि ये तो आपकी ऐसी रह गई ना? 2 महीने। 2 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। सर, आजकल एक नई तरीके से वॉर चल रहा है। अभी मैं एक खबर पढ़ रही थी इजराइल को लेकर कि पेजर के जरिए अटैक किया गया। ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं साइबर वॉर की,
आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल न्यू पैराडाइम है। ये जो अब अटैक जो चाइना जो इसका हमास और इज़राइल का जो चल रहा है, इसमें देखिए टेक्नोलॉजी इज़ वेरी, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। नाउ इट इज़ नो मोर ए वॉर ऑफ कि एक राइफलमैन जाएगा और हिट करेगा। अब इट इज़ मच ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देखें किस तरह से मोसाद ने किस तरह से पहले ही इस सप्लाई को इंटरसेप्ट किया, उसमें एक्सप्लोजिव डाला, उसको पहले तो उन तक ये बात पहुंचाई कि आपके मोबाइल्स को ट्रैक किया जाता है इज़राइल के द्वारा और इज़राइल फिर आपको टारगेट करता है। तो आप स्विच ओवर करो उस ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी जो पेजर्स है। पेजर्स ये वर्क करता है नॉट टू वे। ये अब मैं यहाँ से पेजर मैसेज देता हूँ तो कंट्रोल लेता है, कंट्रोल फिर आगे आपको पास करेगा, तो उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। पहले ये बात फैलाई, फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया ये बात पता करना। तो मोसाद इसीलिए दुनिया में माना गया है। मैं समझता हूँ हमें इनसे लेसन लेना चाहिए और हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए इनसे कि आज टेक्नोलॉजी की वॉर। सर, आनंद रंगनाथन, अभी आपने बताया कि आपके दोस्त भी हैं, उनके एक पोस्ट पर आपने एक रिप्लाई किया जिससे मैं थोड़ा सा आपकी विचारधारा को समझ पाई कि आप भी हिंदुओं के लिए आवाज़ को बुलंद करते हैं। एक पोस्ट पे आपने लिखा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कोई ऐसा पोस्ट था जिसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ एंगल था, तो आपने लिखा कि क्या हिंदुओं रख सकते। शुरुआत में हमने पत्थरबाजी का जिक्र किया था। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, अगर हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो पत्थरबाजी होना आम बात है। अभी हमने गणेशोत्सव पर देखा। आपको क्या लगता है इनका इलाज कैसे होना चाहिए? जी, ठीक है, हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, बट आपको भी अपने लिए लड़ने आना चाहिए ना। हर बात, अगर आप पर कोई पत्थर मार रहा है तो आपको भी तो हाथ दिए हैं, आप उनके हाथ पैर तोड़िए, दोबारा पत्थर मारने लायक नहीं रहे। अगर आप एक जुलूस निकाल रहे हैं, आप पर पत्थरबाजी की जा रही है, तो आप भी जवाब दीजिए ना उनको। तो मैं समझता हूँ आपको अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। सर, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे तो वो लोग कहेंगे कि हम अग्रेसिव हो गए हैं, हिंसक हो गए हैं। वैसे भी हिंदू तो हिंसक ही हैं। तो उनको अलाउ कर दें कि वो जो मर्जी चाहे कर रहे हैं, तो उसका जवाब देना आना चाहिए। आज बांग्लादेश के हिंदुओं को लड़ना नहीं चाहिए। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो आप देखिए, वो जो योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो आपको भी आपका भी तो नंबर है, आप मारिए उनको, करिए सीधा, दोबारा हिम्मत ना करे कोई। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आप बिल्कुल कैसे हर चीज़ एक्सेप्ट कर ले तो वो जो मर्जी करते जाएं, तो इसमें जवाब देना आना चाहिए। सर, लेकिन नियम तो कहता है कि माइनॉरिटीज विक्टिम वाले होते हैं। माइनॉरिटी जो मर्जी कर जाए, ये तो नियम नहीं हुआ ना। होना तो माइनॉरिटी, मतलब अगर मेजॉरिटी की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी की है माइनॉरिटी ने, तो विक्टिम वो नहीं हो सकते। विक्टिम वही हो सकते हैं, विक्टिम मेजॉरिटी। आई थिंक दुनिया देख रही है कि कौन विक्टिम है। आई थिंक अगर ये तो बेसिकली आइडियोलॉजी की वजह से पत्थरबाजी होती है, इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात ही नहीं है। अगर आपको सिखाया ही जाता है कि आपको इस तरह का काम करना है, पत्थर ऑटोमेटिकली तो आते नहीं, कोई तो इकट्ठे करता है। आप पत्थर इकट्ठे करके फिर अटैक करते हो ना। सर, हल्द्वानी में भी ऐसी हुआ था। तो एक दिन पहले पूरा भ्रमण हुआ है ड्रोन से, सारी चीजें, मैं पिछले साल की या शायद इस साल के फरवरी की बात है, हल्द्वानी में हिंसा हुई थी। एक दिन पहले पूरी चेकिंग की गई, साफ छतें थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले दिन बवाल हुआ तो पत्थर आ गए। फिर पुलिस की फेलियर है। आपको इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं तो इसकी पुलिस की नालायकी समझता हूँ। पुलिस को पता लगना चाहिए फिर किस बात का SHO है वो, अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पत्थर या हथियार रखे जा रहे हैं, तो ये तो पुलिस की नालायकी है। सर, बतौर जम्मू के नागरिक, अब आप ऐसे जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि इस बार कोई स्कोप है बीजेपी का आने का, या फिर कांग्रेस ने जिस तरीके से गठबंधन किया है? मुझे लगता है जम्मू रीजन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें निकालेगी। हाँ, कश्मीर में मुझे नहीं लगता उनको कोई कामयाबी मिलेगी। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी हुई और बीच में कांग्रेस और PDP थोड़े थोड़े
उनकी भी सीटें निकलेंगी और कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे। कुछ अल्ताफ बुखारी और सजाद लोन की पार्टी है, कुछ ये जो इंजीनियर रशीद और ये जमाती हैं इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, उनकी भी सीटें निकलेंगी। सर पीओके को लेकर क्या स्टैंड होना चाहिए अब सरकार का? एटलीस्ट थर्ड टेन्योर में तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कुछ बड़ा ऐलान होगा। पीओके देखिए, वहाँ के लोग खुद ही चाहते हैं कि पाकिस्तान से जान छूटे। वो खुद ही डिमांड कर चुके हैं कि हम मोदी जी जैसा लीडर चाहिए और हमारा रास्ता खोला जाए। खासकर लद्दाख के जो साथ एरिया लगता है, स्कार्दू और वो, तो पीओके वहाँ के लोग, हमें अभी चुप रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ के लोग ही पहले उनसे आज़ादी ले लें। पाकिस्तान फ़ौज से काफ़ी तंग पड़े हैं और भूख आटे के लिए तरस रहे हैं, तो पहले वही वो कोशिश करें, उसके बाद अगर भारत की ज़रूरत होगी तो ज़रूर हम मदद करें। एक सवाल सर मेरा रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, आप इसे लेकर क्या? बहुत अच्छा मूव है ये। जो बार बार इलेक्शंस होती हैं उससे डेवलपमेंट प्रोसेस रुकता है, एडमिनिस्ट्रेशन रुकती है और बहुत सारे काम रुकते हैं, खर्चा बहुत होता है बार बार इलेक्शंस। ये बहुत अच्छा मूव है। पहले इनफैक्ट यही होता था जब से आज़ादी मिली थी, ये मिसेस गांधी के टाइम पे चेंज हुआ, तब ये बार बार गवर्नमेंट ने डिसमिस होने लगी और बार बार इलेक्शंस होने लगी जो, और इससे लोगों में पॉलिटिशियन नफ़रत फैलाते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं बार बार, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है सालों साल। हर 6 महीने में इलेक्शन हो रही होती है। तो ये बहुत अच्छा मूव है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी गवर्नमेंट को। एक आखिरी सवाल सर हिंदुओं को लेकर करूंगी। सवाल ये होगा कि कब तक हिंदू भागते रहेंगे? कश्मीर से भगाए गए, दूसरे देश में चले जाइए, बांग्लादेश से अगर कुछ भी आपदा आई तो भागने लगे, लड़ने के बजाय, जैसा आपने कहा। जब तक ये वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा या वर्शिप एक्ट का हम जिक्र करते हैं, क्या हिंदुओं को ऐसे ही भागना होगा? नहीं, अपने भगवान राम और कृष्ण से सीखना चाहिए। जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने हथियार उठाए। आपको भी आपको इकट्ठा होना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए और आपको इकट्ठा होकर मुकाबला करना चाहिए हर परिस्थिति, जैसी भी सिचुएशन हो। और इकट्ठे आपस में कास्ट में आप लड़ते, डिवाइड होते रहते हैं। अब ये ब्राह्मण है, ये हिंद, ये राजपूत है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है। आप अपने स्क्रिप्चर्स पढ़िए, रामायण और गीता से सीखिए। और जब आपके भगवान ने हथियार उठाए जुल्म के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ, तो आप उनसे सीखिए और इकट्ठे होकर, योगी जी जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और वो सीखना चाहिए इनको। सर योगी जी से काफी इम्प्रेस लग रहे हैं आप, कैसे देखते हैं उनकी विचारधारा को? 2 बयान आपके अभी आए योगी के संदर्भ में, एक तो बटोगे तो कटोगे और दूसरा जो आपने कहा कि हथियार उठाने चाहिए। अभी उनका बयान सामने आया कि मुरली उठाने का वक्त हो तो मुरली उठाइए, चक्र उठाने का वक्त हो तो सुदर्शन चक्र उठाइए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इम्प्रेस हैं आप? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, बस लास्ट सवाल करते करते एक और आखिरी सवाल सर, आप उनको फ्यूचर पीएम देखते हैं? क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी के बाद उन्हीं को देखते हैं। ये डिसाइड भगवान करने वाले हैं और यहाँ इस देश के लोग, लेकिन जिस तरह से उनका काम है और जिस तरह से उनकी ईमानदारी और देश के लिए पूरा समर्पित हैं, मैं समझता हूँ उनमें काफ़ी क्वालिटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर बनने की। थैंक यू सो मच सर मेरे से बात करने के लिए। एसपी वैद सर को आपने सुना और बहुत सारे मुद्दों पर आपने उनके विचारों को जाना। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। और जिन लोगों ने भी इस इंटरव्यू को देखा, बताइए इंटरव्यू कैसा लगा और शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। नमस्कार।